बेटा शुरू करते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, और मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए लाइन, इसको कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक सबको पता है बेटा व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। साथ के साथ टॉपिक नोट करते जाना, ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। आप लोग डिस्टेंस जानते हो बेटा क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो कितना डिस्टेंस, मतलब क्या पाथ कवर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बोलो? जो आप नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने लोअर क्लास से पढ़ी हुई है, इसमें किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्टिल अब हम इसको थोड़ा सा एक और तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम डिस्टेंस को कहते हैं एक्चुअल पाथ, नो डाउट यही रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ये भी यही है। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। जैसे आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन। ओके, तो आप इसे यहाँ से भी याद कीजिएगा, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको आमतौर पर हम डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैन बी रिटन एज यूजुअल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ध्यान से देखना भाई, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क तो सभी को पता है। एक पार्टिकल यहाँ से चलता है, मान लो मैं कहता हूँ एक पार्टिकल यहाँ से चला, बी तक पहुँचा, बी से सी तक पहुँचा। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस? अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो डिस्टेंस आप कह दोगे 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है तो आप ऐसे ये वाला डिस्टेंस निकालोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है पहले और लास्ट पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज इट ओके? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है नेचर वाइज बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है नेचर वाइज। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट दोनों का सेम है, SI यूनिट मीटर, इसका SI यूनिट भी बेटा मीटर ही रहेगा, SI यूनिट मीटर। अच्छा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि वो लाइन ठीक है या गलत है। जो भी उसके अंदर आपको लगे उसको करेक्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल रहेगा या इससे छोटा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इट इज़ राइट। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। इतनी बातें क्लियर? यहाँ तक तो ये तो सब कुछ सभी को पता होता है बेटा, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई आपको। ये एक नई सी बात हो सकती है आपके लिए कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए अब मैं इस पर ना आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। मैं आपको सिचुएशन दूंगा और आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आई विल गिव यू द सिचुएशन और सभी ने अपनी अपनी कॉपी के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ओके, सो सिचुएशन देखिए बेटा क्या है। सपोज कीजिए एक आदमी है, ये उस आदमी का घर है, घर से उसका ऑफिस है 50 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर उसका ऑफिस है। वो अपने घर से ऑफिस तक जाता है, ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस के बाद कुछ देर के बाद वो बीच में कोई मार्केट है और मार्केट यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। इज इट ओके? तो आपने इसकी अलग अलग
टाइमिंग पर अलग अलग लोकेशंस पर ये पता लगाना है कि उसका डिस्टेंस कवर्ड और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सिचुएशन ये है, होम से मार्केट, तो सॉरी पहले ये सोचिए कि वो ऑफिस में जब पहुंचा था, एट ऑफिस जब वो था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। बोलेंगे नहीं कोई भी, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा जब वो ऑफिस में पहुंचा। चला तो था वो होम से ना, होम से ऑफिस पहुंचा। जब वो होम से ऑफिस पहुंचा और ऑफिस के बाद वो मार्केट में आ गया, एट एम की लोकेशन पर था वो। तीसरी सिचुएशन, होम से ऑफिस गया और ऑफिस से दोबारा होम वापस आ गया। इन तीन सिचुएशन में आपको ये पता लगाना है कि उसका डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके, देखो आपने, जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे ना, ये डिस्टेंस है भाई, जिनको आता है वो तो इसे कर ही लेंगे, और जिनको अगर थोड़ी सी भी 1% भी दिक्कत है, वैसे नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो समझ लो। डिस्टेंस जितना वो चीज़ चले, आप ये सोच के चलो जैसे आप आपकी बाइक या स्कूटी पे बैठ गए हो। आपकी स्कूटी के अंदर एक मीटर होता है जो ये बताता है आप कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो, उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। और उसके अंदर एक और छोटा सा मीटर होता है जो ये बताता है कि आपकी बाइक, स्कूटी, कार कितनी चल चुकी है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। और उस ओडोमीटर में कितनी रीडिंग है, आपने देखा होगा वो रीडिंग हमेशा बढ़ती जाएगी, वो कभी घटती नहीं है। तो ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है? डिस्टेंस। तो जो उस ओडोमीटर की रीडिंग है, आप सोचो आप बाइक या स्कूटी पे बैठे, पहले डिस्टेंस की बात करता हूँ। जब मैं घर से ऑफिस पहुँचूँगा तो बताओ ओडोमीटर में रीडिंग कितनी बढ़ चुकी होगी? 50 किलोमीटर। तो उसका डिस्टेंस तो बेटा 50 किलोमीटर हो गया। जब वो घर से ऑफिस गया और ऑफिस से मार्केट आएगा तो आपके ओडोमीटर की कितनी वैल्यू, जितना चला ये लेंथ जोड़ते चले जाओ सारे, 60 किलोमीटर। और जब वो दोबारा घर पर वापस आ जाएगा, 50 गया और 50 वापस आ गया, 100 किलोमीटर। ये बेटा बन गई बात उसकी। अब डिस्प्लेसमेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, पहले और लास्ट पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ दो, उस लाइन की जो भी लेंथ आएगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। घर से चला ऑफिस तक पहुंचा, पहला पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, इसको सीधा जोड़ दो, कितना डिस्टेंस बना ये? 50 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा 50 किलोमीटर। उसके बाद वो एम पर आ गया तो पहले को लास्ट पॉइंट से जोड़ दो, बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा? 40। 50 पूरा था, 10 ये कम हो गया तो ये 40 किलोमीटर हो गया बेटा, ये 40 किलोमीटर हो गया। एंड नाउ व्हाट अबाउट होम टू होम? 0, जहाँ था वहीं का वहीं पहुँच गया, तो ये 0 किलोमीटर हो गया। बोलिए कर पाओगे आप इसे? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ध्यान से करना भाई, नेक्स्ट सिचुएशन देखना। अब ये बॉडी आपकी सर्कल में घूमना शुरू कर गई, स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं हम, r मान लेते हैं। रेडियस कितना है इसका? r। और ये बॉडी a से b जाती है, b से c जाती है, c से d जाती है, ये इसकी मोशन है। वही आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये मान के चलेंगे कि बॉडी ए से वाया बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ मूव कर रही है। ऐसा सोचकर मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। तो आपने डिस्टेंस बताना है ए टू बी, दोनों ही चीज़ें, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। बोलेगा नहीं कोई भी, हर एक आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखिए बेटा। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो जब बॉडी सर्कल में चलती है, पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो चीज़ है, ये अगर मुझे ये लेंथ मेजर करनी पड़े तो व्हाट इज इट? सरकमफ्रेंस, यानी कि 2πr। ओके, चल ए टू बी जब जाएगा तो उसका डिस्टेंस कवर्ड ये होगा, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये पूरा 2πr है तो ये 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस हो गया, तो इट इज 2πr/4, 2πr/4 यानी कि πr/2 के बराबर हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो आधा हो गया, यानी कि πr। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू आएगी, 3/4 ऑफ द 2πr, यानी कि 3/2πr हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरा ए से घूम के ए पर पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πr। ये तो मुझे लगता था कि आप कर ही देंगे सारे, लेकिन फिर भी बेटा इतनी गलतियां हैं तो समथिंग इज़ देयर, कुछ ना कुछ तो गलत है। तो आप देखिए ज़रा उस बारे में क्या चीज़ है। अब आओ डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको कहा कि आप पहले और लास्ट पॉइंट को मीट करके लेंथ को चेक कर लो। अब जब मैंने आपको कहा ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये ए मेरा पहला पॉइंट और हुआ, बी ये हुआ, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये जो लेंथ ए बी आई है। और इसको आप निकालना चाहो तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। आर ये है, आर ये है, तो ए बी जो लेंथ आएगी वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2r आएगी बेटा। जब ए से सी आओगे तो ए से सी तक जोड़ दो, तो ये वाला लेंथ देखना आपको, आर प्लस आर यानी कि 2r। जब आपको ए से डी निकालना है तो फिर आपको ये वाला लेंथ देखना पड़ेगा, ये फिर से अंडर रूट 2r आएगा। पाइथागोरस लगा दीजिए बेटा इस ट्रायंगल पर, अंडर रूट 2r। और जब ए टू ए आ जाओगे तो यहीं से घूम के यहीं पर आ गया, तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। बोले कोई क्वेश्चन? कैलकुलेट कर लोगे सारे, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ये तो बहुत आसान सा था बेटा, मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम जहाँ पर भी है बेटा उसे अब कंप्लीट कर लो। बोलो ये तो कर लोगे ना? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब सपोज करो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल घूमकर यहाँ आ गया, ई वाली लोकेशन पर आ गया भाई, और ये ई वाली लोकेशन कुछ ऐसे है कि ये इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये ई वाली लोकेशन कुछ ऐसे है जैसे ये इस लाइन के साथ क्या बना रही है, 30 डिग्री का। कौन सी चीज़ बेटा? बोल ना, खुल के बोल। अब मैंने आपको पॉइंट दे दिया ई, ये पॉइंट यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री का एंगल इस वाली लाइन के साथ। आपने ए टू ई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के देना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, करिए आप इसे। ओके, नाउ लिसन मी केयरफुली बेटा। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले वाला टॉपिक तो आप सबको आता था, बड़े आराम से आप कर भी लेते थे, लेकिन अब आप जिस लेवल पर बैठे हो तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम आनी चाहिए ना बेटा। अब आ जाओ वो चीज़, जो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। सबसे पहले आप सर्कल में देखो, तो ये जो चीज़ बनी है ये एक आर्क बन गई भाई। ये क्या बन गई? आर्क बन गई। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क? या एंगल की डेफिनेशन बता दो, किसी को एंगल की डेफिनेशन आती है? एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आपको क्या निकालना है? ये वाली आर्क निकालनी है भाई, ये लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। एंगल इंटू रेडियस, रिमेंबर इट। एंगल को आपने रेडियन में लेना है, हमेशा किस में लेना है? रेडियन में। ये एंगल बताओ बेटा, टोटल ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। इसके रेडियन बनाओ, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री के रेडियन बनाना आता है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने डिग्री हो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, कितना बनाइए? 2/3 पाई। ये तो याद करो भाई, अब 2/3 पाई, तो एंगल हुआ 2/3 पाई। रेडियस कितना है? r। ये आ गई लेंथ यानी कि डिस्टेंस। बोलो क्लियर? पहले इसे नोट करो। आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। ये पूरा एंगल बताओ बेटा, ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो कितने डिग्री की लेंथ निकालनी है आपने? 120 की। तो मल्टीप्लाई बाय 120। चेक करो, ये आपका आंसर है ना। कितना आसान सा। ओके, ये तो आप कर लोगे ना। अगर एंगल पता है तो बेटा सीधा यूनिटरी मेथड लगा सकते हो आप लोग इस केस में। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट की बात। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक फॉर्मूला बताया था। डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होता है? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं हो गया? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो बेटा, क्या होगा? यस, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा। कैन यू ट्राई नाउ? r1 वेक्टर क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि r2 भी r। एंगल कितना? 120 डिग्री। एंगल कितना?
120, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू कोस 120। कोस 120 बेटा -1/2 के बराबर होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3r स्क्वायर हो जाएगा भैया, यानी कि आंसर आ गया अंडर रूट 3r। दिस इज योर आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी? डेफिनेशन आप सबको पता है। स्पीड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको स्पीड कहते हैं बेटा। एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी बोलोगे। अब ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज वर्ड का मतलब है, ये क्या मतलब बेटा, ये इसका मीनिंग क्या है? देखो आप लोग ये पढ़ते हो, अ कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है, आप समझते हो ना? इसका मतलब है दैट कार इज कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 1 आवर। इट मीन्स वो कार हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, यानी कि उसका डिस्टेंस हर घंटे 10 किलोमीटर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन स्पीड का मतलब है कि उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है इतना, यानी कि वो बॉडी हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे जा रही होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट, किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखो तो आप स्पीड को बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और एसआई यूनिट यहाँ भी कैसा होगा बेटा इसका, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट तो दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें। आपने कहा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर है तो उसका मतलब उसका स्पीड, मतलब सॉरी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। तो आप वेलोसिटी को ना मैथमेटिकली स्पीड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हो। कैन आई राइट इट? अच्छा एक बात बोलना पहले, उसके बाद आप इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। तो वैल्यू तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू को स्पीड लिख सकता हूँ, 1 डायमेंशन की बात चल रही है बेटा, इनटू डायरेक्शन बीइंग ए वेक्टर। तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू डायरेक्शन। अब यहाँ से मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है, क्या ये पॉसिबल है कि स्पीड कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी चेंज हो जाए? वेलोसिटी चेंज हो जाए, इज इट पॉसिबल? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और स्पीड चेंज हो जाए। एक मिनट सोचकर फिर आप लोग आंसर देना मुझे कि इनमें से कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज, तो आंसर है बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एक नहीं बल्कि 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पर भी और डायरेक्शन पर भी। अगर आपको स्पीड कांस्टेंट है भी सही तो वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय द चेंज इन डायरेक्शन। सो स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ना तो उसकी स्पीड बदल रही है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ बदली तो ये बदल जाएगा। और हमें कहा ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका सीधा मतलब है कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कर लो बेटा। मैं स्टेट
तो हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे लास्ट टाइम। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। आपको ध्यान होगा स्पीड के बारे में हमने कहा था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्पीड के कितने टाइप हैं और वेलोसिटी के कितने टाइप हैं? तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन आप ये कह सकते हो कि जो स्पीड है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जिन कैटेगरी में स्पीड को डिवाइड किया गया उन्हीं कैटेगरी में वेलोसिटी को भी डिफाइन किया गया है। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बेटा नाम बिल्कुल क्लियर है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाएगी अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। आई होप कि इस वर्ड को एक्सप्लेन करने में तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। इन द सेम वे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नाम ही बता रहा है बेटा आपको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे बेटा, ये पॉइंट याद रखने वाला है। जैसे मान लो एक कार चल रही है, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर जा रही है, उससे अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर जा रही है। यूनिफॉर्म हो गया। 1 घंटे में 10 जा रही है, अगले 1 घंटे में 20 जा रही है, अगले 1 घंटे में 15 जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इज इट ओके? तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगी अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म होगी अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम के अंदर। नंबर 3 एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड डिफाइन करना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज तो कहीं भी निकालना हो ना, हमेशा ऐसे ही निकलेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इज इट ओके? डिस्टेंस आपने कल कैलकुलेट करना सीखा ही है, और उसको टोटल टाइम से जितना भी टाइम लगेगा उसको मोशन में उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। इसको आप ऐसे कह सकते हो जैसे मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, सपोज करो t = 0 पर वो इस पोजीशन पर थी जिसे मैं x1 पोजीशन कह देता हूँ, और t = t टाइम के बाद या t1 टाइम पर वो x1 पोजीशन पर थी और t2 टाइम पर वो x2 पोजीशन पर आ गई। डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो मुझे बताओगे कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना हो गया? डेल्टा एक्स तो सिंबल हो गया ना बेटा, डेल्टा एक्स इज द सिंबल। डिस्टेंस कवर हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आई एम नॉट टेकिंग एट वेक्टर, स्केलर की बात कर रहा हूँ बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको सिम्बोलिकली हम कई बार लिख लेते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा वर्ड जो ये ट्रायंगल जैसा सिंबल डाला है इसका मतलब चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इट इज़ नॉट अ पोजीशन वेक्टर, रिमेंबर इट, इट इज़ जस्ट अ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? इसके बाद एक वर्ड आता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बार समझ लीजिए फिर नोट कर लेना, मैं रिपीट भी कर दूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट एनी टाइम। सपोज आप चल रहे हो, चलते चलते आपने सोचा लेट मी सी कि मैं कितनी स्पीड से दौड़ रहा हूँ,
तो उस वक्त जो आपकी बाइक, स्कूटी, कार की जो भी स्पीड होगी दैट इज सेड टू बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको ना सिंबॉलिकली बेटा कुछ ऐसा लिख लेते हैं dx/dt, इसे डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। लेटर ऑन मैं इसके बारे में आपसे बात भी करूंगा। डी और डेल्टा सिंबल में फ़र्क क्या है, अगर आप मोटे तौर पर समझो तो डेल्टा जो सिंबल है ना बेटा उसका मतलब होता है टोटल, यानी कि जब बहुत बड़ा चेंज आता है तो उसके लिए डेल्टा लिखते हैं। और डी का मतलब भी चेंज ही होता है, लेकिन जब वो स्मॉल चेंज होते हैं ना, छोटे चेंजेज के लिए जब सिंबल लिखते हैं तो वो डी लिखते हैं। जब टाइम जीरो को अप्रोच करना शुरू करता है उस वक्त जो चेंज आएगा उसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन सिंबल यूज करेंगे। इज इट ओके? फिलहाल आप मोटे तौर पर इन्हें इतना ही समझिए, जो डेफिनेशन है मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? फिर भी नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड की बजाय अब वर्ड लेते हैं बेटा वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे स्पीड की 4 टाइप हैं वैसे ही वेलोसिटी की भी 4 टाइप है। यही चारों टाइप हैं वेलोसिटी की भी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फ़र्क कहाँ आएगा बोलो? स्पीड और वेलोसिटी। डेफिनेशन में अगर आपको याद हो जो डिफरेंस था बेटा वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल इंटरवल में होगा, ऐसे यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी स्पीड वर्ड के बजाय, वेलोसिटी एट एनी टाइम। और बेटा 1 मिनट पहले समझ लो फिर नोट कर लीजिएगा आप। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसलिए यहाँ पर अब x2 माइनस x1 नहीं होगा, बल्कि x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। रिमेंबर इट, कल मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें भी की थी बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और ये वेक्टर साइन हो जाएगा। जहाँ तक बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सवाल है तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसको भी मैं dx वेक्टर बाय dt लिख सकता हूँ। 1 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन है तो x की जगह r वेक्टर लिख दो, उसमें x y z तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा एक बात और यहाँ समझने वाली है वो ये है कि कई बार ना हम वेलोसिटी वर्ड की बजाय मोशन वर्ड यूज करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन बोलूँगा तो उसका मतलब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलूँगा उसका मतलब भी यही होगा। इज इट ओके? कर लो नोट बेटा। अब देखो एक पॉइंट यहाँ समझना, अगर मैं आपको बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या मैं आपको बोलूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो न्यूमेरिकली तो दोनों सेम होंगे। एट एनी इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही चीज़ के 2 नाम बोल सकते हो आप मोटे तौर पर। एक मीटर का नाम बताया था आपको, स्पीडोमीटर, इफ़ यू रिमेंबर। स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पॉइंट नोट कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। नाउ द नेक्स्ट इज
व्हाट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? अब यहाँ से बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? देखो एक्सेलरेशन की मोटे तौर पर डेफिनेशन पढ़ो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब कभी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, दैट्स ऑल। अगर मैं वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। जब बॉडी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। अब रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर है तो बेटा इसके पास वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। आम तौर पर हमारे दिमाग में जब भी चेंज वर्ड का मतलब आता है तो वैल्यू के चेंज से मतलब हम समझते हैं, डायरेक्शन के बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। तो हमें हमेशा ये लगता है कि वैल्यू बदलेगी तो वो क्वांटिटी बदल जाएगी और वैल्यू नहीं बदलेगी तो क्वांटिटी नहीं बदलेगी। अगर मैं वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं तो बेटा एक्सेलरेशन, अगर स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। क्या डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा? तो आंसर है यस। यानी कि अब एक्सेलरेशन, जब मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का जो मीनिंग आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड का भी रहेगा और किसका रहेगा? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड बदलेगा, किसका मैग्नीट्यूड बदलेगा? वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन होगा। डायरेक्शन बदलेगी तब भी एक्सेलरेशन होगा। मैं थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन को होल्ड पर रखता हूँ, पहले वैल्यू के साथ बात करता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैंने आपको वर्ड बोला बेटा चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो चेंज इन स्पीड। अब जो चेंज है स्पीड के अंदर, वो स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड कम भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है बेटा स्पीड कांस्टेंट रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो बेटा क्या वहाँ एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड को कहते हैं एक तरीके से। वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगा? यस होगा। ऐसे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जब स्पीड बढ़ेगी तब कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और जब स्पीड घटेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम बेटा रिटार्डेशन भी है, और तीसरा नाम डी एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। बोले ये बात क्लियर हुई? तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट, मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन तीन तरह का हो गया। जब स्पीड बढ़े पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड घटे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड चेंज ना हो तो जीरो एक्सेलरेशन। करो नोट यहाँ तक। देखो बेटा, अब हमने एक बात बोली है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंज इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को आप दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हो, राइट? मैग्नीट्यूड बदल दो तो वेलोसिटी बदल जाएगी भाई, डायरेक्शन बदल दो तो वेलोसिटी बदल जाएगी। एम आई क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन का मैं ही बता रहा हूँ। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जब डायरेक्शन बदलेगी ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा, या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो आप। सेंट्रीपिटल या मोटे तौर पर आप इसे
नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारे वर्ड समझने। तो एक्सेलरेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जब स्पीड बदलेगी यानी कि मैग्नीट्यूड बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन बदलेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से एक्सेलरेशन आपका दो तरह का हो गया, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। पहले आप एक बार ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझो। सपोज करो आप एक रोड पर साइकिल चला रहे हो, जिधर आप जा रहे हो आप ही की डायरेक्शन में हवा चलने लगे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? इस केस में वो हवा आपकी स्पीड को बढ़ा रही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द मोशन होती है, टेंजेंट टू द पॉइंट होती है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली, टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द मोशन। जो मोशन की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट जैसे भी चले वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। जबकि सेंट्रीपिटल यानी कि इस नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मल टू द मोशन होती है भाई, नॉर्मल टू द मोशन होती है। ध्यान से सीखना है आपने वर्ड्स को। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये केवल वैल्यू बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जबकि सेंट्रीपिटल यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। इज इट ओके? ये क्या काम करेगा? वैल्यू बदलेगा। ये क्या काम करेगा? डायरेक्शन बदलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक जगह पर दोनों एक्सेलरेशन एक साथ काम कर रहे हो। इज इट ओके? सपोज करो मैं एक बार पहले डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं। ये मान लो कोई मोशन है भाई, सर्कुलर मोशन मान लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे काम करेगा, अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू द पॉइंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन हो जाएगी बेटा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, नॉर्मल टू द मोशन। और नॉर्मल टू द मोशन यही होता है। इज इट ओके? तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर ये दो टाइप के एक्सेलरेशन काम कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? एक की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, दूसरे की डायरेक्शन नॉर्मल टू द पॉइंट है। एक्सेलरेशन नेचर वाइज वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑन दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट? दोनों को ऐड कर दूं, ए सी प्लस ए टी। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू ए सी प्लस ए टी। एम आई राइट और रॉन्ग? बोर होगी बेटा, ध्यान से सुन। ए सी प्लस ए टी ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? वेक्टर साइन लगेगा। ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। वेक्टर है तो वेक्टर अलजेब्रा से ऐड होगा भाई। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए सी एंड ए टी? 90 डिग्री। तो टोटल एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी बीच में कहीं, वो टेंजेंट अल्फा से आप निकाल सकते हो। इज इट ओके? तो मोटे तौर पर आप समझिए, एक बार मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान से सुन लो बेटा, फिर आप इसे देख लेना। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी बदलेगी एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी बदलने के दो कारण हो सकते हैं, वैल्यू बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए। अगर वैल्यू बदलती है तो कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में वही दो टाइप के एक्सेलरेशन हो गए बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन इसके टाइप हो गए। अगर डायरेक्शन बदलती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टोटल एक्सेलरेशन एक मोशन के दौरान ए सी वैक्टर प्लस ए टी वैक्टर के बराबर होगी। और अगर नेट वैल्यू निकालना है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। इज इट ओके? हालांकि अभी हम इस पर्टिकुलर स्टेज पर केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, एक बॉडी केवल अपनी वैल्यू बदल रही है तो
तो वहाँ कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है और कौन सा एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा? टेंजेंशियल काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल काम नहीं कर रहा। केवल डायरेक्शन बदल रही है तो टेंजेंशियल काम नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है एक टाइम में एक ही एक्सेलरेशन काम करे? यस, हो सकता है। जब भी कहीं डायरेक्शन ना बदले तो वहाँ टेंजेंशियल होगा, जब भी कभी वैल्यू ना बदले वहाँ सेंट्रीपिटल होगा, डायरेक्शन बदल रही हो सिर्फ, और दोनों भी काम कर सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा एक और बात बताओ, एक बॉडी को मैंने ऊपर से गिरा दिया, फ्रीली फॉल बॉडी। अगर मैं इस फ्रीली फॉल बॉडी की बात करूं तो बताओ इसमें कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, और वैल्यू बढ़ रही है तो टेंजेंशियल में भी कौन सा टाइप हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। आप में से मुझे कोई वैल्यू भी बता सकता है एक्सेलरेशन की कितनी होगी? 9 पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यही बॉडी मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो -9 पॉइंट नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा, यहाँ एक बात और भी आपको समझनी है, जब भी कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है, कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस पर एक एक्सेलरेशन तो हमेशा लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। इज इट ओके? और इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, ऑलवेज वर्टिकली डाउन। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब भी, और बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तब भी। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई? तो जब भी कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ होती है? हमेशा नीचे की तरफ होती है। हमेशा की तरफ होती है? नीचे की तरफ कांस्टेंट रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो रियल में क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है, लेकिन ये जो मोशन हम लोग लेते हैं ये बहुत छोटी हाइट की बात करते हैं, 150 मीटर की हाइट की बात होती है। इस दौरान जी की वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप हज़ारों किलोमीटर हाइट की बात करोगे तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती भी है। इज इट ओके? अगर आपको यहाँ तक कुछ नोट करना है तो बेटा एक बार कर लीजिए। स्पीड बढ़े तब भी एक्सेलरेशन, स्पीड घटे तब भी एक्सेलरेशन, वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फ़िलहाल मैं अब इस एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करूँगा बेटा। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा इस एक्सेलरेशन 1D मोशन के हिसाब से इसी एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बात करूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला L1T-2 होता है, ये भी नोट कर लो। एक्सेलरेशन कोई भी हो बेटा, SI यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला L1T-2, नेचर वाइज वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पॉइंट हो ही गए हैं। अब जरा इस वर्ड को समझिए बेटा कि मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बॉडी के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होता है। मान लो मैंने आपको कहा कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है भाई, और उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। इसको आप कैसे समझोगे? यस, चेंज इन स्पीड, कि इस बॉडी की स्पीड हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बदल जाएगी। बदलने के भी 2 तरीके हैं, वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है। अगले एक सेकंड के बाद 14, अगले एक सेकंड के बाद 6 हो जाएगी। ऐसे ही अगले एक सेकंड के बाद 16, अगले एक सेकंड के बाद वो 4 रह जाएगी। इज इट ओके? बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घट रही है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज एक जैसा ना हो। भाई 10 मीटर पर सेकंड था, एक बार एक सेकंड में वो 12 हो गई, अगले एक सेकंड में वो हो गया मान लो 16 हो गई, अगले सेकंड में वो जो है 25 हो गई, अगले एक सेकंड में वो 26 ही हुई। यानी कि ये चेंज इक्वल और अनइक्वल भी हो सकता है।
पहले तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई स्पीड का बढ़ना या घटना पर सेकंड के हिसाब से। अगर तो चेंज एक जैसा है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वो चेंज बढ़ने की फॉर्म में भी हो सकता है और घटने की फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर चेंज एक जैसा नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन कितने टाइप के हो गए? अब यूनिफॉर्म। कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? कौन से एक्सेलरेशन की बोलो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन। और फिर चौथी टाइप क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेटा आपका 4 टाइप का हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए डिफाइन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोलो क्या बनेगी? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। अब देखो ये वेक्टर लिख दिया मैंने इसमें, तो आई कैन राइट इट डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। एंड acceleration at any instant of time, so I can write it dv by dt। बोले ये बात कर लीजिए इसे नोट आप। अब एक चीज़ मैं सारी जितनी ये बातें आपको बताई इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। पहले बात की मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्टेंस में चेंज आता है या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो बनती है स्पीड और वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है तो क्या बनता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अगर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो ये चीज़ हो जाएगी यूनिफॉर्म। और चेंज है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गई ना? यानी कि अगर स्पीड में कोई कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो? 0। ये होगा ही नहीं। और अगर स्पीड में चेंज है तो ये एग्जिस्ट करेगा। ऐसे डिस्टेंस में अगर कोई चेंज नहीं है तो स्पीड नहीं होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस में चेंज आएगा तो स्पीड एग्जिस्ट करेगी। ऐसा कुछ सोच सकते हो। व्हाट अबाउट दिस नाउ? अगर एक्सेलरेशन में चेंज आए तो भाई एक्सेलरेशन में चेंज आए तो इससे आगे वाली टर्म डिफाइंड नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डिफाइंड है। उसका नाम होता है जर्क। क्या नाम होता है उसका? जर्क। अगर चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करें तो इसे जर्क कहते हैं। लेकिन एक एडवाइस दूंगा, इस लेवल पर आप इस नाम को कभी यूज मत करना। हो सकता है लोग आपका मजाक बनाएं, क्योंकि किसी बुक में ये नाम आपको, अभी आपके लेवल की बुक में ये नाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई आपसे पूछे भाई एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, व्हाट इज चेंज इन एक्सेलरेशन? आपको सर नॉट डिफाइंड। एक्सेलरेशन चेंज का जो है कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं किया गया। ओके, अब दूसरी बात समझिए, जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम इन्हें रिलेट करते हैं बेटा एक्स के साथ, वाई के साथ, टाइम के साथ। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने एक्स की एक इक्वेशन लिखी t² - 2t + 5। इस इक्वेशन का मीनिंग समझते हो आप? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? इसका x को आप डिस्टेंस मानो, t को टाइम मानो। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं टाइम की वैल्यू अलग अलग रखूँगा तो क्या x की वैल्यू चेंज होगी? चेंज होगी, सर्टेनली चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ x टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और अगर x टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो बोलो क्या यहाँ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी? सर्टेनली वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी।
अगर मान लो एक्स वी की इक्वेशन में भी कोई मान लो वी की कोई इक्वेशन बन जाती है, सपोज करो वी की इक्वेशन कोई 2t - 2 बन गई, 2t - 2 हो गई, तो क्या बताइए यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा? सर्टेनली चेंज करेगा। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या यहाँ एक्सेलरेशन होगा? यस। यानी कि अगर x की इक्वेशन, v की इक्वेशन या a की इक्वेशन आपके सामने है, उन इक्वेशन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो वहाँ कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी और कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। हालांकि बहुत डिटेल में मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आपने देखना है, लेकिन x की इक्वेशन मान लो किसी ने कहा x = 5, बोले क्या ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है? तो अक्सर नहीं, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, और टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इज इट ओके? यहाँ वेलोसिटी काम ही नहीं करेगी। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल रेस्ट पर है यानी कि उसकी स्पीड 0 है, कैन आई से इट इज एक्सेलरेटेड? अ पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड स्टिल इट इज एक्सेलरेटेड, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, सोचिए आप इसे। तो बेटा इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो एक बॉडी को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूँ ऐसे, वो बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रही है तो शुरू में उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ वो रुक जाएगी और उसके बाद वो वापस मुड़ेगी। तो जिस वक्त वो उस मैक्सिमम हाइट पर होता है जहाँ वो रुकती है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है? लेकिन अब भी उस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल एट मैक्सिमम हाइट। लिख लीजिए क्वेश्चन, देखो बेटा, घर से मार्केट, एक आदमी अपने घर से मार्केट जाता है, मार्केट 10 किलोमीटर है, जाते वक्त वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन वापस आते वक्त वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। उसका एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा, और एवरेज वेलोसिटी हो सके तो वो भी कैलकुलेट कर दो। कर पाओगे? करिए एक बार, जल्दी कीजिए। देखो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा के जाना, एवरेज स्पीड जब मुझे निकालना है तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब ये आदमी अपने घर से मार्केट गया और मार्केट से घर तक वापस आया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने? 10 + 10 20 किलोमीटर कवर किया होगा। अब सोचिए उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा। घर से जब मार्केट गया 10 किलोमीटर दूर है, 5 की स्पीड से अगर वो दौड़ेगा तो क्या उसे 2 घंटे लगेंगे? ओके। जब वो वापस 2.5 की स्पीड से आएगा तो क्या उसे 4 घंटे लगेंगे? वापस आने में उसे 4 आवर्स लगे, तो टोटल उसे 2 + 4 यानी कि 6 आवर्स लगे। तो 20/6 इट मीन 10/3 किलोमीटर पर आवर ये उसका एवरेज स्पीड है। और एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो तो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से चला था भाई वो? घर से। और कहाँ पहुँचा? घर पर पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। तो 0/6 बिकम्स इक्वल टू 0। ये उसका एवरेज वेलोसिटी होगा।